नमस्कार, जय सीताराम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम लोग आज कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे 5वीं क्लास में वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। अनेक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, कंप्यूटर के प्रकार की चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। क्लास के अंत में नोट्स के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे आज मॉड्यूल का नाम है वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहले हम जानते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी होती है। कोई भी नया कंप्यूटर होता है तो सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है और उसके बाद ही किसी सॉफ्टवेयर को लोड करना संभव हो पाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है। कोई भी नया कंप्यूटर होगा, सबसे पहले उसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होगा। मार्केट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिनकी चर्चा आपसे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जैसे लाइनक्स, विंडोज, एप्पल, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आप टच वाला फ़ोन चलाते हैं, उसमें आपका एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स और ऑपरेशन को मैनेज करता है। यूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो अनेकों प्रोग्राम की फाइलों से मिलकर बनता है। बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर एक फाइल बनती है और बहुत सारे फाइलों से मिलकर आपको सॉफ्टवेयर बनता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक है, जो कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, यूजेस एंड बेनिफिट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके क्या प्रयोग हैं, क्या लाभ है। नंबर 1 फंक्शन, पहला फंक्शन आपका है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक चल रहे प्रोग्राम के बीच मेमोरी को डिवाइड करने का, बांटने का काम करता है, तथा यह भी ध्यान रखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज किस प्रोग्राम ने किया है। और जब भी कोई प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। यानी कि छोटी सी बात करते हैं, कोई भी कंप्यूटर होता है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो उसकी स्पीड नॉर्मल चलती है। दो सॉफ्टवेयर खोलते हैं, नॉर्मल होता है। एक से अधिक फाइलें ओपन कर लेते हैं, एक से अधिक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्देश देता है कि सॉफ्टवेयर को कुल कितनी मेमोरी देनी है। और एक बात और, मेमोरी वही दे पाएगा जो मेमोरी कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उसी को डिवाइड करके ये अलग अलग सॉफ्टवेयर को मेमोरी का भाग देगा, तभी सॉफ्टवेयर से आपकी कंप्यूटर की स्पीड चलती है। यानी आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो कंप्यूटर की स्पीड धीमी होगी और कम सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो स्पीड सही होगी। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक चल रहे प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए प्रोसेसर को विभाजित करने का कार्य करता है। अभी हमने मेमोरी की बात की थी, प्रोसेसर की भी, प्रोसेसर के काम को भी डिवाइड करता है। साथ में यह ध्यान रखता है कि किस समय प्रोग्राम को प्रोसेसर की आवश्यकता है और आवश्यकता है कि नहीं। थर्ड फंक्शन आपका है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल विभिन्न स्टोरेज उपकरणों के साथ साथ फाइल को ट्रांसफर करते हैं। फाइल मैनेजमेंट में फाइल और डॉक्यूमेंट दोनों को बनाने और हटाने, फाइल के लिए प्रदान किए गए स्थान, बैकअप रखना, सेव करना और फाइल एक्सेस को सम्मिलित करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर में आप फाइलों का रख रखाव कर सकते हैं, फोल्डर को रख सकते हैं,
और जरूरत पड़ने पर उनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड आपका फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस की जानकारी रखता है। इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। तथा ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। आप कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर लगाते हैं तो इन सब के ड्राइवर कंप्यूटर में अपने आप लोड हो जाते हैं। ये सब ड्राइवर कहाँ लोड होते हैं? ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लोड होते हैं। अगर ये ड्राइवर न लोड हो पाए तो कोई भी हार्डवेयर सही से वर्क नहीं करेगा। आगे चर्चा करते हैं सिक्योरिटी की। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर से डेटा को एक्सेस करने से बचाता है, यानी कि आपके डेटा को गलत व्यक्ति न छू सके। इसके लिए इसमें पासवर्ड प्लस अन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मतलब चाहे कि हमारे लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग कोई और ना करे, हम आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने अनुसार पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप पासवर्ड लगा लेंगे तो आप समय समय पर पासवर्ड बदल भी सकते हैं। जिसको पता होगा वही चला लेगा। और यहाँ पर एक आपका विरोधाभास है। आज के टाइम में आप कंप्यूटर में चाहे जितना पासवर्ड लगा लें वह पासवर्ड टूट भी जाते हैं। एरर, कंप्यूटर में बहुत सारे एरर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ढूंढता है और उनको रिकवर करता है। सपोज दैट कंप्यूटर आप में आप काम कर रहे हैं, अचानक बंद हो गया। अचानक बंद होने पर क्या होता है, जो फाइल उस समय चल रही होगी वो फाइल नष्ट हो जाएगी और दोबारा कंप्यूटर खोलेंगे तो उससे संबंधित एक एरर आपके सामने आ जाएगी। यानी कंप्यूटर में अगर कोई भी कमी आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमी को एक मैसेज के माध्यम से आपको दिखाता है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को जरूर शेयर करें। फतेहपुर डायट वाले, महुआ डायट वाले जरूर वीडियो को शेयर करें। आगे हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। यहाँ पर अलग अलग जरूरत के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 हम लेके चलते हैं उपयोगकर्ता यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। यहाँ पर यूजर के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दो हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा और ये आपका एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की परमिशन देता है। यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक यूजर एक बार में एक ही काम कर सकता है, दूसरा प्रोग्राम नहीं ओपन कर सकता। इसके लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस, विंडोज 95, 98, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते थे। अब आगे बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक यूजर मल्टी यूजर अकाउंट बना सकते हैं और मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। इनमें एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। यानी कई कंप्यूटर होते हैं, उनको एक टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और कई यूजर एक साथ काम करते हैं। इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, विंडोज के लेटेस्ट वर्जन। अब देखिए कार के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ प्रकार बताए गए हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप CUI भी कहते हैं। C फॉर कैरेक्टर, U फॉर यूजर, I फॉर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के कमांड दी जाती हैं। जो आपको काम करना है उस काम से संबंधित कमांड टाइप करते हैं। कंप्यूटर का ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट का ही यूज़ किया जाता है। जैसे आपका MS DOS में आपको फाइल बनानी है तो आप कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम देके इंटर करते हैं तो फाइल बनती है। तो वहाँ पर सारा काम आप टाइप करके ही करते हैं, वहाँ पर माउस का यूज नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको आप कहते हैं GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप कोई भी काम करते हैं तो ऑप्शन के द्वारा करते हैं, माउस क्लिक करते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आपका विंडोज 7, विंडोज 10, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आते हैं। ये सभी आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेन्यू होते हैं, लिस्ट होते हैं, माउस से क्लिक करके आप सेव करते हैं। अब विकास क्रम के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताए गए, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, नंबर 2 टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर, नंबर 3 मल्टीटास्किंग, नंबर 4 रियल टाइम, नंबर 5 मल्टी प्रोसेसिंग, नंबर 6 एम्बेडेड, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुल आपके यहाँ पर 7 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए गए हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर में सबसे पहले यूज हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इसको स्वयं उपयोग करने के बजाय अपने जॉब, पंच कार्ड या इसी प्रकार की अन्य डिवाइस में ऑपरेटर को दे देते हैं तथा ऑपरेटर सभी जॉब को समूह बनाकर उसे चला देता है। सामान्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है। इनका उपयोग अब ना के बराबर होता है, यानी अब नहीं हो पाते, परंतु कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर में अभी भी इसका यूज होता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि एक से अधिक कमांड आपके होते हैं और उनको सेव कर दिया जाता है, और आप रन कर देंगे तो सारे कमांड एक एक करके चलते रहते हैं। ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। इसमें बहुत सारे यूजर हैं और सारे कमांड एक साथ दे दिया तो CPU में सेव होता रहता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं। इसका यूज नेटवर्क में किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूजर एक ही समय पर एक ही प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिससे यूजर को सॉफ्टवेयर उपयोग करने हेतु कितनी परमिशन है यह ज्ञात हो जाता है। सपोज दैट एक कोई कंप्यूटर है, आप अपने घर में हैं, दूसरा यूजर अपने घर में है, और एक ही नेटवर्क से सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं और काम करते रहते हैं। जैसे आप रेलवे का रिजर्वेशन करते हैं, एक व्यक्ति रिजर्वेशन करता है और वो सारा डेटा जाता है रेलवे के बोर्ड में, जो मेन उसका ऑफिस होता है, कि फिर वो चेक करता है कि कौन सी ट्रेन खाली है, कौन सी सीट खाली है, और उसके बाद वो लिस्ट लग जाती है, सीट कंफर्म होती है, फिर आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपको सीट मिल जाती है। ये सब आपके टाइम शेयरिंग में आते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम में आते हैं। इनमें कई लोग होते हैं, आप जो रिजर्वेशन करता वह होता है, प्लस जिसके पास ये रिकॉर्ड जाता है वह भी काम करता है, TC भी चेक करता है। ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर के एग्जाम्पल हैं आपके। आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए यूज होता है। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत ही जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है, जिसे CPU शेड्यूलिंग भी कहते हैं। यह कार्य इतना फास्ट होता है कि यूजर को सभी कार्य एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं। इसका लाभ यह है कि CPU के खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। और मल्टीटास्किंग में ही आप लोग एक से अधिक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। जैसे गूगल क्रोम भी आप चला रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी सब चला रहे हैं, MS वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं, कैलकुलेटर ओपन करके उसमें कैलकुलेशन कर रहे, साथ में आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं। ये सभी मल्टीटास्किंग में आते हैं, यानी कि एक सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम आप ओपन करके एक साथ चला लेते हैं, वो सब मल्टीटास्किंग में आ जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी जाने जाते हैं। इनमें किसी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है, जिसे रिस्पांस टाइम कहा जाता है। यह प्राथमिक रूप से प्रोसेस कंट्रोल एवं टेलीकम्युनिकेशन में भी अधिक उपयोग होते हैं। इनका यूज वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों, मेडिकल
इमरजेंसी सिस्टम, औद्योगिक नियंत्रण सिस्टम, रोबोटिक्स हवाई यात्रा में होता है। सपोज दैट एक पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है, एक प्रेक्षक उसको चेक करता है कंट्रोल रूम से और देखता है कौन सी लाइन खाली कौन सी नहीं खाली, हवाई जहाज उतारने की परमिशन देता है, प्लस बताता है कहाँ उतारना है, तो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ये चीज़ें इतना फास्ट करनी पड़ती हैं, रियल टाइम में ही आपको जवाब देना पड़ता है। और जो भी प्रेक्षक कंट्रोलर होता है उसके सिस्टम में रियल टाइम में बहुत तेज़ी से अपडेट आते रहते हैं, कहाँ पर कौन सी लाइन खाली है। यानी एयरपोर्ट से संबंधित जो भी मैसेज हैं आप हवाई जहाज में पायलट को भेजते हैं, आप पहले खुद देखेंगे, कंट्रोलर खुद देखते हैं, बाद में वही मैसेज आप पायलट को भेजते हैं। ये चीज़ें रियल टाइम में होती हैं। अगर रियल टाइम में ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। ये रियल टाइम के एग्जाम्पल हैं। एक प्रोसेसर से बहुत सारे टास्क करवाए जाते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर की एक से अधिक कार्य करने की क्षमता को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं। सीपीयू को उस सिस्टम में जोड़ दिया जाता है जो सिस्टम की कंप्यूटिंग स्पीड को फास्ट करता है। हर सीपीयू में रजिस्टर और मेन मेमोरी का अपना एक सेट होता है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपके प्रोसेसर हैं और एक ही सीपीयू से जोड़े गए हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशिष्ट टास्क कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। इनका यूज घरेलू उपयोग वाले माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, कार मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल में किया जाता है। यानी इन मशीनों में पहले से एक सॉफ्टवेयर लोड कर दिया जाता है, उसी आधार पे ये काम करता रहता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम को कई अलग अलग प्रोसेसर के बीच डिवाइड करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सभी प्रोसेसर आपस में उच्च गति वाले बसेस के उपयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान करके संचार करते हैं। बसेस विशेष प्रकार का केबल और तार होता है जो एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर के बीच उच्च गति से सूचनाओं को हस्तांतरित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर आपके कई सीपीयू हैं और एक नेटवर्क आपका है, उस नेटवर्क से सभी सीपीयू और मेमोरी जुड़े हुए हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका यूज तो आपको हम बता चुके हैं। आशा करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इनके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके फतेहपुर टेक्नोलॉजी सर्च करें। अपने अन्य दोस्तों को भी जोड़ें जिससे वे यूपी डीएलएड का एग्जाम अच्छे से पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, वंदे मातरम।